8 मार्च 2014 को मलेशिया के कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चाइना की बीजिंग की तरफ मलेशियन एयरलाइन MH370 हवाई यात्रा करने वाली थी। प्लेन था बोइंग 777-200ER। प्लेन में कुल 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स थे। इसी दौरान प्लेन मलाया पेनिनसुला, साउथ चाइना सी, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस और आखिर में चाइना के एयर स्पेस से गुजरने वाला था। 7 मार्च 2014 की शुक्रवार की रात को ठीक 12:40 को प्लेन ने टेक ऑफ लिया। अगले दिन 8 मार्च को प्लेन सुबह 6:30 बजे तक बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचने वाला था। टेक ऑफ के ठीक 20 मिनट बाद प्लेन 35,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा और करीब 872 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। इस वक्त तक सब कुछ ठीक चल रहा था। प्लेन अपनी उड़ान की जानकारी द एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन एड्रेसिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम ACARC को रेगुलर इंटरवल पे दे रहा था, जिससे फ्लाइट MH370 को अपने सफ़र पर ट्रैक किया जा रहा था। रात को 1:19 को मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से फ्लाइट MH370 को अपने नेक्स्ट एयर स्पेस हो ची मिन से संपर्क करने का मैसेज दिया गया, जिसका रिप्लाई आया ऑल राइट, गुड नाइट। इससे ठीक 1 मिनट बाद प्लेन के ट्रांसपॉन्डर से सिग्नल्स मिलना बंद हो गए। प्लेन का ट्रांसपॉन्डर वो चीज़ होती है जिससे प्लेन ग्राउंड रडार की सहायता से नीचे स्थित एयर ट्रैफिक कंट्रोल के संपर्क में रहता है। प्लेन का आखिरी ट्रांसपॉन्डर सिग्नल वियतनाम एयर स्पेस में पहुंचने से ठीक 1 मिनट पहले रात 1:30 बजे मिला और उसके बाद फ्लाइट MH370 के ट्रांसपॉन्डर सिग्नल आना हमेशा के लिए बंद हो गए। लेकिन इसके बाद भी प्लेन सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम इमासैट के कांटेक्ट में था। रात के 2:11 को इमासैट ने MH370 से सिग्नल रिसीव किए। इसी बीच मलेशियन मिलिट्री रडार ने प्लेन को ट्रैक किया तो उन्हें पता चला कि प्लेन अपनी शेड्यूल कोर्स से काफ़ी दूर पश्चिम में पनांग आइलैंड पे है। फिर उसके 25 मिनट बाद प्लेन की लोकेशन नॉर्थ वेस्ट की ओर लगभग 322 किलोमीटर दूर फ्यूकेट आइलैंड पे मिल रही थी। लेकिन अब ट्रांसपॉन्डर ही बंद था तो MH370 से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। सुबह के 6:30 बज गए थे। अब तक प्लेन बीजिंग पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अब उसका कोई भी अता पता नहीं था। प्लेन में मौजूद यात्रियों के दोस्त और रिश्तेदार बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका इंतज़ार कर रहे थे। हैरानी की बात तो ये थी, इन सब के बीच प्लेन से कोई मेडे कॉल, जो कि एक तरह का डिस्ट्रेस कॉल होता है, वो नहीं आया। इसका मतलब पायलट ने प्लेन से किसी भी तरह का प्रॉब्लम का सिग्नल नहीं भेजा। ठीक सुबह 8:11 को इमासैट का प्लेन से फिर एक बार हैंडशेक हुआ और ये उसका लास्ट कांटेक्ट था। इसके बाद प्लेन हमेशा के लिए गायब हो गया। इन शॉर्ट, मॉडर्न कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम होने के बावजूद मलेशियन एयरलाइन MH370 अचानक तरीके से हवा में गायब हो गई। प्लेन के गायब हो जाने के बाद काफ़ी सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज सामने निकल कर आने लगी, जिनमें से कुछ काफ़ी इलॉजिकल थी, जैसे कि प्लेन का किसी ब्लैक होल में समा जाना या फिर किसी एलियन द्वारा उसको गायब किया जाना। लेकिन कुछ थ्योरीज काफ़ी वैलिड एंड ट्रस्टवर्दी थी, जिनके बारे में हम आज पता करेंगे। वैसे तो हवाई यात्रा का सफ़र काफ़ी सुरक्षित माना जाता है, लेकिन कुछ हादसे काफ़ी दर्दनाक होते हैं। MH370 का हादसा भी कुछ ऐसा ही था। बोइंग 777-200ER एक काफ़ी सुरक्षित हवाई जहाज़ माना जाता था। पिछले 40 सालों में इसमें सिर्फ 2 क्रैशेस और 3 पैसेंजर्स की मौत हुई थी। सेफ्टी के लिहाज से भी ये काफ़ी अच्छा था। इसी के चलते इसे एशियाज़ लीडिंग एयरलाइन का टाइटल भी मिला था। लेकिन अचानक से इस प्लेन में ऐसी कौन सी गड़बड़ हो सकती थी? एक अनुमान था, या तो इंजन फेलियर या फिर कंप्लीट इलेक्ट्रिक फेलियर। लेकिन अगर हम ये मान के भी चले, तब भी इससे रिलेटेड प्लेन से कोई भी डिस्ट्रेस मैसेज भेजा नहीं गया था। फिर शक आता है प्लेन के पायलट्स के ऊपर। कहीं ये पायलट द्वारा किया गया कोई सुसाइड अटेम्प्ट तो नहीं था? प्लेन में 2 पायलट्स थे। ज़हीर अहमद शाह 1981 से प्लेन उड़ाते थे और उनको लगभग 18,000 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था। प्लेन के दूसरे पायलट
फरीक अहमद हमीद 27 साल के थे और 2007 से उनको 28,000 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था। लेकिन जांच से पता चला कि दोनों में से किसी को भी मेंटल या फैमिली स्ट्रेस नहीं था। फिर सवाल आता है, कहीं ये प्लेन किसी आतंकी संगठन द्वारा हाईजैक तो नहीं किया गया था? जांच से और एक बात सामने आई कि प्लेन में सवार 2 यात्रियों के पास फेक पासपोर्ट्स थे। लेकिन बाद में इंटरपोल ने कंफर्म किया कि ये लोग ईरान के नागरिक थे और शरणार्थी थे और अब तक किसी न किसी आतंकी संगठन ने इस प्लेन हाईजैक की जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए थी, जो कि अब तक नहीं हुआ। प्लेन का ट्रांसपोंडर अचानक से बंद हो गया था। एक्सपर्ट्स का कहना था शायद किसी क्रू मेंबर ने इसे मैन्युअली बंद कर दिया होगा या फिर प्लेन का बाहरी एंटीना डैमेज हो गया होगा। एक शक सुसाइड बॉम्बिंग का भी था, लेकिन किसी भी तरह का डिस्ट्रेस्ड कॉल या डिमांड नहीं की गई थी, इसीलिए ये थ्योरी रिजेक्ट की गई। कुछ थ्योरीज में प्लेन में आग लगने से लेकर उसे किसी मिसाइल द्वारा उड़ा देने का भी दावा किया गया, लेकिन इनसे जुड़े कोई भी सबूत सामने नहीं आए। एक थ्योरी के अनुसार कहा गया कि प्लेन को साइबर क्रिमिनल्स द्वारा हाईजैक किया गया होगा, लेकिन इस बात को भी बोइंग ने खारिज कर दिया। प्लेन के गायब होने के बाद उसका सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, जिसमें मुख्यतः मलेशिया, चीन और ऑस्ट्रेलिया थे। 1 साल तक उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। फिर एक दिन 29 जुलाई 2015 को प्लेन का एक हिस्सा विंग फ्लैपेरॉन इंडियन ओशन से 3700 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित रियूनियन आइलैंड पर मिला। फिर अगले 1.5 साल में 26 और हिस्से तंजानिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, मदागास्कर और मॉरिशस के तटीय इलाकों में मिले। उनमें से 17 हिस्से MH370 के थे, ये जांच से पता चला। 2 हिस्से प्लेन के कैबिन इंटीरियर के थे, जिससे अनुमान लगाया गया कि प्लेन शायद बीच में से ही टूट गया था। लेकिन क्या वो हवा में टूटा या समंदर में? एविडेंसेस से पता चला कि प्लेन समंदर में कंट्रोल्ड वे में नहीं उतारा गया। इसका मतलब वो सीधा पानी में जोर से आकर गिरा। जनवरी 2017 में मलेशिया, चीन और ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने इस प्लेन की जांच को हमेशा के लिए रोक दिया। फिर उसी साल जुलाई में मलेशियन गवर्नमेंट ने इससे जुड़ी एक फाइनल रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारी इन्वेस्टिगेशन से हम अभी तक ये पता नहीं कर पाए कि आखिर फ्लाइट MH370 कैसे गायब हो गई। और इसी के साथ ये केस भी क्लोज हो गया।